So hello everyone, welcome you all in the virtual classes of control system and today we'll be learning about the concept of root locus and this is the unit 3 topic. So आज का जो वीडियो लेक्चर है हम ये देखेंगे कि अगर हमारा कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है और अगर हम उसका कोई भी गेन चेंज करते हैं और अगर हम गेन चेंज करने के बाद होता क्या है सिस्टम में कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं गेन की वैल्यू के ऊपर या फिर कोई भी सिस्टम पैरामीटर की वैल्यू के ऊपर। तो अगर हम किसी भी सिस्टम पैरामीटर को चेंज करते हैं या वेरी करते हैं तो अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स भी क्या होते हैं, वेरी होते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जब वेरी होंगे तो उनका एक लोकस होगा और जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दिखाएंगे और उससे हम लोगों को रूट लोकस जो ड्रॉ करते हैं उसका आइडिया लगता है। तो आज का जो लेक्चर है हम इसमें प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे रूट लोकस के, और फिर फर्दर हम लोग अगले पार्ट में डिटेल में लेंगे रूट लोकस को और एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल से सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि रूट लोकस की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको एज सच मालूम होगा कि अगर कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम का मतलब ये है कि या फिर कोई प्लांट होगा या प्रोसेस होगा। तो कोई प्लांट या प्रोसेस होता है तो इसका मतलब है वो तमाम सिस्टम पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस, उसका इंडक्टेंस, उसका कैपेसिटेंस, ठीक है, तो ये और या फिर उसका गेन। तो ये कोई भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको मिलता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम का या प्रोसेस का या प्लांट का, तो वो क्या है, तमाम सिस्टम पैरामीटर्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। बट अगर समय के साथ सिस्टम पैरामीटर्स में कोई वेरिएशन होता है तो उसके कारण होगा क्या, सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होंगी या सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो चेंज होगा। बट हमारा जो स्कोप ऑफ स्टडी है बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में जो कि डिनोमिनेटर में मिलती है हमको ट्रांसफर फंक्शन में, क्लोज लूप सिस्टम के हम उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको मिलती है उसमें जो भी वेरिएशन होगा सिस्टम पैरामीटर का, उसका इम्पैक्ट उसके रूट्स पे पड़ेगा, उसके रूट्स भी चेंज होंगे। तो अगर जैसे अगर कोई सिस्टम पैरामीटर है, अगर स्पेशली हमने कोई गेन लिया के, अगर वो वेरी होता है सिस्टम में तो सिस्टम का रूट्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये बेसिकली फंडामेंटल है और उन रूट्स का एक लोकस होगा और उस लोकस को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग डिजाइन करेंगे या उसको प्रेजेंट करेंगे तब हम सिस्टम के रूट लोकस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब भी हम डिजाइन करते हैं किसी सिस्टम को, ठीक है, तो सिस्टम के गेन को एडजस्ट करना, प्रॉपरली ट्यूनिंग करना, अगर ये प्रॉपरली होता है तो हमको किसी बाहर कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ती या कोई कंपनसेटर की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपने गेन एडजस्टमेंट या सिस्टम पैरामीटर वेरिएशन जो हो रहा है अगर प्रॉपर नहीं किया तो आपको एक अलग से कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको एक कंपनसेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप इस तरीके का रूट लोकस बनता है। इस रूट लोकस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सिस्टम का कुछ प्रॉपर्टीज है। सिस्टम का सपोज करिए के क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। सिस्टम का के क्या हो रहा है, वेरी। के का मतलब क्या है, कोई भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका गेन क्या हो रहा होगा, वेरी। तो जब गेन वेरी होता है तो सिस्टम के जो पोल्स होते हैं, जो सिस्टम के पोल्स होते हैं और जीरोस होते हैं, उनकी वैल्यू भी बेसिकली क्या होती है, हमारी वेरी होती है। अब पोल्स और जीरोस की वैल्यू का इंपैक्ट बेसिकली हम लोग लुक आफ्टर करते हैं स्पेशली पोल्स के मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिलती है डिनोमिनेटर पे मिलती है और वो बेसिकली पोल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब जो भी पोल्स होंगे सिस्टम के वो क्या करते हैं, अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो किस तरीके से जीरोस पे टर्मिनेट करते हैं और किस तरीके से इनफाइनाइट पे टर्मिनेट करते हैं। तो इस तरीके का एक डिमॉन्स्ट्रेशन है जहां पे रूट लोकस के बारे में एक आपको आइडिया लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक पोल ये है P1, दूसरा पोल हमारा P2 है, इसी तरीके से एक पोल हमारा यहाँ पे देखिए P3 है और इसी तरीके से एक पोल हमारा क्या है, P4। तो अब ये पोल्स का मूवमेंट देखिए, यहाँ पे ब्राउनिश कलर का ये जो रीजन देख रहे हैं ब्राउनिश कलर का, ये पोल का मूवमेंट हो रहा है। पोल का मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप के की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, ये पोल की वैल्यू जो वेरिएशन है पोल के मूवमेंट की भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक इसी तरीके से P2 का मूवमेंट भी हो रहा है, इसी तरीके से P3 का मूवमेंट भी हो रहा है और इसी तरीके से P4 का मूवमेंट हो रहा है। कुछ पोल्स जीरोस की तरफ टर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ पोल्स इनफाइनाइट की तरफ टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे जैसे अभी हम लोग रूट लोकस के चीजों को समझेंगे तब हम लोग आसानी से एनालाइज कर लेंगे किस तरीके के लोकस को या लोकस का जो फॉर्मेशन होता है पोल्स और जीरोस का वो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूट लोकस क्या है। तो रूट लोकस एक किस तरीके का मेथड है जहां पे रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया था W R इवेंस ने।
और ये एक्सटेंसिवली यूज होता है कंट्रोल इंजीनियरिंग में। ये जो मेथड है इसमें रूट्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आते हैं उनको प्लॉट किया जाता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ सिस्टम पैरामीटर। और अगर जब रूट्स अगर सिस्टम के पर्टिकुलर वैल्यूज पे या सिस्टम की पर्टिकुलर वैल्यूज पे अगर कोई पर्टिकुलर रूट है तो वो उसका पर्टिकुलर गेन का इम्पैक्ट के कारण आया हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कोई भी सिस्टम पैरामीटर होता है तो वो किसी ना किसी सिस्टम वेरिएशंस के कारण ही में हमको एनालाइज करने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो रूट लोकस में हमको पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हम लोग एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन के बारे में जानेंगे, सिमेट्री ऑफ रूट लोकस के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट रूट लोकस के क्या होते हैं, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है, रीजन ऑफ रूट लोकस क्या होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट्स क्या होते हैं, ब्रेक इन पॉइंट्स क्या होते हैं, और राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो राउथ एरे के फॉर्मेशन से राउथ कि वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा है, वैलिड ब्रेक इन पॉइंट्स कौन से हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को रूट लोकस में अच्छे से एनालिसिस करनी है। आइए समझते हैं कि अभी मैंने आपसे बोला कि सिस्टम पैरामीटर का वेरिएशन होता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे देखिए एक ब्लॉक डायग्राम बना है, क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, और इस क्लोज लूप सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि सिस्टम का गेन क्या है, डिपेंडेंट है। सिस्टम का गेन यहाँ पे अगर आप देखिए इस ब्लॉक डायग्राम में सिस्टम का गेन क्या है, दिस इज द गेन, और ये जो गेन है ये सिस्टम का पैरामीटर है, ठीक है, ये सिस्टम का पैरामीटर है। तो हम सपोज मानते हैं कि सिस्टम का जो ये पैरामीटर है ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, गेन के क्या हो रहा है हमारा, वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है कि k इज द सिस्टम पैरामीटर विच इज वेरीड, okay, and for different values of k the locus of the roots of the characteristic equation is drawn on the graph। जैसे जैसे हमारी k की वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लोकस को ड्रॉ करना है। आइए समझते हैं कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको मिलती है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या होती है क्लोज लूप सिस्टम की, यहाँ पे वो आएगा 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये जो सिस्टम है आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यहाँ पे एच एस की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे जी एस की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाती है हमारी k अपॉन एस एस प्लस टू, और एच एस की वैल्यू हमारी बेसिकली क्या है, 1 है। जब एच एस की वैल्यू 1 है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको मिल जाती है एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्दर हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक रूल लगा लेते हैं और रूट्स निकाल लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अगर रूट्स हम लोग देखेंगे तो एक S1 रूट आएगा, दूसरा रूट आएगा S2। S1 रूट और S2 रूट क्वाड्रेटिक रूल से निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस के। आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू आनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा रूट आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस के। इस तरीके से दो रूट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो रूट्स आ रहे हैं, these roots are dependent upon the value of k। ये जो रूट्स आ रहे हैं ये डिपेंडेंट क्या है, वैल्यू के ऊपर है। जो वैल्यू हमारी k है, इसका मतलब अगर हम सिस्टम में k की वैल्यू को चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है S1 और S2 जो रूट्स आपको मिल रहे हैं इनका क्या होगा, इनमें इनकी लोकेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। इनकी लोकेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। लोकेशन विल सर्टेनली चेंज। अब जब लोकेशन चेंज हो रही है अलग अलग वैल्यूज की के पे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको एक लोकस मिलेगा, और उस लोकस को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करेंगे तब हम लोग को आसानी से रूट लोकस की एनालिसिस मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये इस कॉन्सेप्ट को फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी अभी आई है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है, लास्ट इक्वेशन में हमारा 2s आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए मैं 2s लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 2s आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास रूट्स देखे जाए तो S1 और S2 रूट्स हमारे अभी मैंने आपको बताया। एक रूट है हमारा -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस के, और दूसरा रूट है -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस के। दो रूट्स है, के की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज ऑफ के लेंगे और देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं। तो अगर हमने के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ली, 0 से 1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपको यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट। मतलब S1 और S2 की वैल्यूज क्या रहेंगी, इक्वल नहीं रहेंगी, और रियल रहेंगी और डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेगी। और के की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 से 1 के बीच में। तो आप यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू में के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखिए, आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे,
और ये भी आप देखिएगा कि रूट्स नेगेटिव मिल रहे हैं तो आपको नेगेटिव रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। ठीक, जब आप k की वैल्यू को 0 रखोगे तो यहाँ पे आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, देखिए k की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रखी, तो जब k की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो एक रूट आपका मिलेगा, s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस 1, तो एक आपको s1 की वैल्यू मिल जाएगी 0 और दूसरे s2 की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो ये रूट्स कैसे हैं, ये रूट्स आपके देखिए रियल रूट्स है। और रूट्स कैसा है, एक रूट तो ओरिजिन पे आ रहा है और दूसरा रूट कहाँ पे आ रहा है -2 पे आ रहा है। अब लोकेशन चेंज हो गई रूट्स की। इसी तरीके से जब k की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कि s1 की वैल्यू आपको मिलेगी -1 और s2 की वैल्यू मिलेगी -1। अब यहाँ पे रूट्स कैसे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आ गए और दोनों कैसे हैं, सेम है, तो रियल और इक्वल रूट्स आपको मिल गए। और फर्दर जब आप k की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखिए तो आपको देखेंगे कि रूट्स आपको कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे और उनका रियल पार्ट क्या रहेगा, हमेशा -1। k की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेंगे, उनका रियल पार्ट क्या होगा, -1। आइए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली डील करते हैं हम लोग, जिसमें यहाँ पे फोकस रहेगा हमारा कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से रियल और इमेजिनरी एक्सिस मैंने बना रखी है। रियल और इमेजिनरी एक्सिस का बनाने का मतलब ये है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को k की वैल्यूज को अलग अलग वेरी कराना और उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को जज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या पहली कंडीशन क्या बताई है कि यहाँ पे k की वैल्यू अगर हमारी 0 से 1 है तो रूट्स हमारे कैसे मिल रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख के देखिएगा, कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे तो आपको k की वैल्यू 0 रखने से आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, 0 रखने पे देखिए 0 रखने पे तो रूट हमको सीधे सीधे मालूम है, एक s1 रूट हमारा 0 है और दूसरा s2 रूट हमारा क्या है -2। तो हम पहले 0 ही भी रख लेते हैं सीधे। तो सपोज करिए k की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक के रूट्स क्या है, एक आया हमारा, सपोज करते हैं k की वैल्यू 0 रखने पे एक रूट हमारा यहाँ पे आया, दैट इज s1। और s1 यहाँ पे s1 की वैल्यू क्या है, 0 है। और इसी तरीके से अगर हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो दूसरा रूट हमारा सपोज करिए यहाँ पे आया जो कि s2 है और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू है -2। अब s2 पे भी k की वैल्यू क्या है, एट k इक्वल्स टू 0। और s1 इक्वल्स टू 0 आया और यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या है, एट k इक्वल्स टू 0। बट जैसे जैसे आपने k की वैल्यू को बढ़ाया, जैसे जैसे आपने k की वैल्यू को बढ़ाया, अब आपने k की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। तो जैसे ही आपने k की वैल्यू 1 रखी, अब रूट्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे अपनी लोकेशन से। अब आप देखिए रूट्स कैसे आएंगे आपके। अब जैसे आपने k की वैल्यू 1 रखी तो अब जो रूट आ रहा है आपका वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे s1 और s2 दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है। s1 और s2 की दोनों की वैल्यू क्या है, -1 है। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, एट k इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। इसको इरेजर से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 1। तो जैसे ही आपने k की वैल्यू 1 रखी, s1 और s2 की वैल्यू क्या आ गई, -1, और दोनों की वैल्यूज क्या हो गई, सेम। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपने k को वेरी कराया, s1 हमारा शिफ्ट हो गया -1 पर, और इसी तरीके से s2 हमारा शिफ्ट हो गया -1 पर। तो अब आप देखिए पहले जो लोकेशन रूट्स की थी k इक्वल्स टू 0 पे, वो हमारी कुछ और थी। बट जैसे ही आपने k की वैल्यू को बढ़ाया, लोकेशन ऑफ रूट्स क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। -2 और 0 जो थे वो कहां पे शिफ्ट हो गए, -1 पे हो गए। अब फर्दर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप k की वैल्यू को क्या करिए, ग्रेटर देन 1 करिए। जो लास्ट केस है उसमें देखिए k ग्रेटर देन 1। तो जब आप k ग्रेटर देन 1 वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे रूट्स आपके क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे। और कोई भी k की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 रखेंगे, सारे रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे। और उनका रियल पार्ट क्या होगा, रूट का आपका रियल पार्ट उनका क्या होगा, -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि फॉर k ग्रेटर देन 1, तो k ग्रेटर देन 1 में अगर आप देखेंगे s1 और s2 देखेंगे तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पे -1 ही आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई जे ए वैल्यू है और यहाँ पे कोई वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे इसमें माइनस साइन लगा के यहाँ पे कोई वैल्यू मान लेते हैं। अभी रुकिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, -1 माइनस जे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है k की किसी भी वैल्यू पे आप रखेंगे वैल्यू, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला पार्ट है
ये डिपेंडेंट किस पे होगा? दिस इज डिपेंडेंट अपॉन के, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन के, बट रियल पार्ट डिपेंडेंट नहीं के पे, तो वो वैल्यू क्या रहेगी? -1। अब रूट्स क्या होंगे? वर्टिकल एक्सिस में जैसे जैसे आप के की वैल्यू वेरी कराते जाओगे, रूट्स क्या होंगे? इस तरीके से अलग अलग आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से रूट्स अलग अलग मिल जाएंगे, और जैसे इस तरीके से रूट्स मिल जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? आपके अब S1 और S2 जो रूट्स थे उनका डायरेक्शन क्या हो गया? जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ा रहे हैं उनका लोकेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे उनका लोकेशन चेंज होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आपको मिल जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको रूट मिल जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मेशन होता है किसी भी रूट लोकस के बारे में। ये हमारा बेसिकली फॉर्मेशन है किसी भी रूट लोकस के बारे में। अब इसको देखिए क्लियर करके मैं जब फिर बताता हूँ कि अब एग्जैक्टली जब हमने इस तरीके से बना लिया तो हमारा रूट लोकस किस तरीके से आया। जो रूट लोकस हमारा आया है वो देखिए इस तरीके से आया है कि जब k की वैल्यू हमारी 0 थी और यहाँ पे भी k की वैल्यू 0 है, और एक रूट हमारा किस पे आ रहा था? -2 पे आ रहा था, दूसरा रूट हमारा 0 पे आ रहा था। जैसे जैसे हमने k की वैल्यू को बढ़ाया तो k की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाई, रूट्स की लोकेशन क्या हुई? शिफ्ट हुई। रूट्स की लोकेशन शिफ्ट हुई इस तरीके से। -1 पे आके जब k की वैल्यू पे आए, जब k की वैल्यू हमारी 1 थी तो यहाँ पे रूट S1 हमारा जो आया वो आया माइनस, S1 भी -1 आया और S2 भी हमारा क्या आया? -1 आया। और हुआ क्या? जैसे जैसे k की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 1 करी, रूट्स हमारे क्या हो गए? जो S1 और S2 -1 पे थे, अब वो रूट्स हमारे सिस्टम में किस तरीके से हो गए? धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में बदलते गए। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो सिस्टम में क्या है? जैसे जैसे अब हम k की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हमारे क्या है? सिस्टम में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरीके से सिस्टम में बढ़ते आ रहे हैं। लाइन स्ट्रेट नहीं आई, बट याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन रहेगी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं तो यहाँ पे लाइन हमारी क्या रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। इस तरीके से k की वैल्यू हमारी सिस्टम में बढ़ रही है, और यहाँ पे हम देखिए रूट्स हमारे कैसे आ जाएंगे? अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएंगे, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है लोकस ऑफ द रूट लोकस। ठीक है। अब फर्दर मूविंग अहेड करते हैं, एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन को हम लोग समझते हैं। देखिए एंगल कंडीशन क्या बताती है हमको? ये बताती है कि कोई पॉइंट है, जो भी है, हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया रूट लोकस का, तो क्या वो जो पॉइंट है रूट लोकस में एग्जैक्टली लाई कर रहा है या नहीं? कोई रैंडम हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू ले ली और आपसे पूछूं क्या क्या रूट लोकस पे लाई कर रही है या नहीं, तो आप उसको चेक करेंगे एंगल कंडीशन मेथड से। ठीक। या फिर अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम पैरामीटर गेन की वैल्यू क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है? रूट की लोकेशन आपको उन्होंने बता दी, S1 S2 की वैल्यू बता दी। अब आपसे पूछेंगे क्या S1 S2 की वैल्यू पे आप ये बता सकते हैं कि सिस्टम पैरामीटर का जो गेन है वो क्या है? जैसे आप देखिए पिछले वाले डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग के की वैल्यूज पे अलग अलग S1 S2 हैं। तो इसी तरीके से मैग्नीट्यूड मेथड में ये बताना है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू जो S1 और S2 का आपको मिल रही है या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो मिल रहे हैं आपको, क्या आप किसी भी पर्टिकुलर रूट्स पे आप ये बता सकते हैं कि सिस्टम पैरामीटर गेन की वैल्यू क्या है? तो सिस्टम पैरामीटर गेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए समझिए। अब आपको ये मालूम है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट होती है 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जी एस एच एस इक्वल्स टू -1। और अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखा जाए तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जी एस एच एस इक्वल्स टू -1 प्लस जे टाइम्स ऑफ 0। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब होगा क्या? एंगल कंडीशन निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स वैल्यू का अगर हमको निकालना है, सपोज करो एक कोई z है हमारा, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो अगर हमने इसको लिखा उसका रियल पार्ट प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? टेन थीटा क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस का कंपोनेंट क्या है? एक्स, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो रियल कंपोनेंट वो क्या है? आर। तो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? थीटा की वैल्यू ऐसे ही तो निकालते हैं, टेन इनवर्स आर, टेन इनवर्स एक्स बाई आर, ऐसे निकालते हैं वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे अगर सपोज करिए कि जी एस एच एस हम ऐसे लिख रहे हैं, जी एस एच एस हम ऐसे लिख रहे हैं -1
प्लस जे 0 लिख रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको जीएस एचएस की वैल्यू निकालनी है, तो आप एंगल कैसे निकालेंगे? जीएस एचएस का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वही है। आप क्या करोगे? टेन इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट आपका यहाँ पे क्या है? 0। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है आपका? 0। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? -1 है। तो ये जो वैल्यू आपको मिलती है, ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ये वैल्यू मिलेगी आपको 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 माइनस साइन का जो यहाँ पे रोल था उसके कारण 180 डिग्री कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, एंगल कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। हमारा जो एजम्पशन है, हमने क्या किया है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। याद रखिएगा, काउंटर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के एंगल को हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? एंगल कंडीशन हो गई। ठीक है, ये चीज समझिएगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड कंडीशन का कॉन्सेप्ट किया है। अब जीएस एचएस आपकी वैल्यू क्या है? जीएस एचएस की वैल्यू क्या है आपकी? -1 प्लस जे 0। अगर हम आपसे इसका कहें कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना होगा? रियल पार्ट का आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपको ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन आपको क्या मिल गया? 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको 1 रख दीजिएगा। अब कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आपको सपोज करिए जीएस एचएस किसी न्यूमेरिकल में आपको दे दिया गया, सपोज करिए के अपॉन एस एस प्लस 2 दे दिया गया, के अपॉन एस एस प्लस 2 दे दिया गया। अब आपसे वो क्या करेंगे? आपको क्या कर देंगे? आपको ये मालूम है कि जीएसएचएस की वैल्यू आपकी क्या है? आपको ये मालूम है कि जीएसएचएस की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है। जीएसएचएस की वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है। अब आपको क्या है? आपको उन्होंने एस की वैल्यू दे दी। आपको उन्होंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एस की वैल्यू दे दी कि एस की वैल्यू क्या है? -1 प्लस मान लेते हैं एस की वैल्यू -1 और J2 ये वैल्यू दे दी और आपसे पूछें कि अब गेन की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? S की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और K की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो K कैन बी कैलकुलेटेड, K कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन से आप सिस्टम पैरामीटर का गेन निकाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वैल्यू रख दीजिए जो भी एस की गिवन होगी और आप वहां पे के की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एंगल कंडीशन से आप ये देख सकते हैं क्या वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या सिस्टम के किसी पर्टिकुलर जो लोकस बन रहा है क्या उसमें लाई कर रहा है या नहीं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्री ऑफ रूट लोकस। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सिमेट्री ऑफ रूट लोकस में क्या होता है कि जो भी रूट लोकस होता है इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल टू द रियल एक्सिस। ठीक है, तो याद रखिएगा रूट लोकस is always symmetrical, root locus is always symmetrical to the real axis, टू दी रियल एक्सिस। तो अगर रियल एक्सिस पे कोई भी रूट लोकस हमारा सिमेट्रिकल है तो अलग अलग केसेस ले लेते हैं कि किस तरीके के लोकस किसका बनना है। लोकस तो हमारा ओपन लूप पोल्स का बनना है या फिर क्लोज लूप पोल्स का बनना है, जो भी हमको मिल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज करिए हमारे पास दो पोल इस तरीके से आए और के की वैल्यू वेरी होने के कारण कारण उनका वेरिएशन क्या हुआ, सपोज करिए इस तरीके से कोई पोल का मूवमेंट हो रहा है ऐसे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रूट लोकस जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो रूट लोकस का भी कॉन्सेप्ट यही है कि वो भी उसका जो आपको लोकस मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल टू दी रियल एक्सिस होना चाहिए। याद रखिएगा, सिमेट्रिकल टू दी रियल एक्सिस होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे के की वैल्यू करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के कारण जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या होगा, इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, तो ये रियल एक्सिस का सिमेट्रिकल है। इसी तरीके से अगर आप सपोज करिए हमारे पास एक पोल ये है और सपोज करिए एक पोल ये है, किसी पर्टिकुलर के की वैल्यू पे ये क्या हुए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए। ठीक है, यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए और ये मान लेते हैं ये ब्रेक अवे पॉइंट है। तो अब जब इनका फर्दर के की वैल्यू वेरी करा रहे हैं तो अब एक लोकस हमारा एक पर्टिकुलर पोल का क्या हो गया, इस तरीके से चला गया। तो दूसरा लोकस भी क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से ही जाएगा, इसी तरीके से ही जाएगा। तो मतलब जो भी लोकस होगा वो हमेशा सिमेट्रिकल टू दी रियल एक्सिस हो सकता है। ठीक है, और क्या बन सकते हैं, और केसेस क्या बन सकते हैं? सपोज करिए हमारे पास एक पोल ये है, ठीक है, एक पोल ये है और दो पोल हमारे कॉम्प्लेक्स पोल्स आए। ठीक है, तो सपोज करिए
अगर हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज करिए हमारे पोल्स मिलते हैं, तो ये पोल सपोज करिए इस तरीके से गया और ये पोल इस तरीके से गया, तो ये पोल दोनों क्या हो गए हमारे इस तरीके से चले गए। एक पोल इस डायरेक्शन में चला गया तो दूसरा भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे जाएगा, सिमेट्रिकल टू रियल एक्सिस। और उसके बाद ये देखिए एक और डायरेक्शन, एक और पोल का डायरेक्शन एक इस तरीके से जा रहा है, तो दूसरा भी क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो भी किस तरीके से जाएगा, वो भी बिल्कुल इस तरीके से ही जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है रूट लोकस का। तो इस तरीके से आपका रियल एक्सिस के अक्रॉस कोई भी रूट लोकस होगा वो सिमेट्रिकल होगा। और क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट इस तरीके से बन सकता है, सपोज करिए एक हमारा पोल इस तरीके से और एक पोल हमारा इस तरीके से, और हम सपोज करिए एक जीरो हमारा यहाँ पे आ रहा है और एक जीरो हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो अब क्या होगा, और क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, तो सपोज करिए यहाँ पे कोई ब्रेक अवे पॉइंट है, तो पोल क्या करते हैं हमेशा जीरो पे या इनफाइनाइट पे टर्मिनेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोल इधर गया और इस पोल का मूवमेंट उठा और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, ब्रेकिंग पॉइंट पे आया। और अभी आप देखिए परेशान न होइएगा किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, बस मैं आपको सिमेट्री बता रहा हूँ किस तरीके से सिमेट्री बनती है। तो एक का अगर डायरेक्शन इस तरीके का है तो दूसरे पोल जो मूव कर रहा है ब्रेक अवे पॉइंट से, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो भी रूट लोकस बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिकल टू दी रियल एक्सिस होते हैं, वो सिमेट्रिकल टू दी रियल एक्सिस होते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया सिमेट्री ऑफ रूट लोकस का। फर्दर जानते हैं कि आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स ऑफ क्या होते हैं रूट लोकस के, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर सपोज करिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमने सपोज करिए ओपन लूप ओपन लूप गेन लिया एक, या ओपन लूप आप कह सकते हो ट्रांसफर फंक्शन लिया। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लेते हैं, सपोज करिए जीएस हमारा है, ठीक, और एच एस की वैल्यू 1 है तो एच एस पुट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा के एस प्लस 3 और दूसरा लिया एस प्लस 6 ले लिया, ठीक, और डिवाइडेड बाई एस एस प्लस 2 और एक हमने ले लिया एस प्लस 8 ले लिया, ठीक। अब यहां पे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स अगर देखा जाए, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं, ठीक। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा आप, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, वो नंबर ऑफ पोल्स ब्रेक अवे, एक अभी मैं आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा ब्रेक अवे पॉइंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट से होते हुए, नंबर ऑफ पोल्स ब्रेक अवे पॉइंट से होते हुए सबसे पहले वो कहां पे कोशिश करेंगे टर्मिनेट करने की, जीरोस पे। सबसे पहले वो कोशिश कहां पे करेंगे, जीरोस पे टर्मिनेट करने की, ठीक। अगर उनको जीरोस नहीं मिलते हैं तो पोल्स कहां टर्मिनेट होंगे, पोल्स विल टर्मिनेट अलोंग इंफिनिटी। इंफिनिटी और डायरेक्शन क्या होगा, एसिम्प्टोट का डायरेक्शन होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा एसिम्प्टोट क्या होता है, ठीक, एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में टर्मिनेट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल्स जो ब्रेक अवे पॉइंट से मूव कर रहे हैं, जीरोस पे कितने टर्मिनेट करेंगे और कितने इनफाइनाइट पे टर्मिनेट करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि P माइनस जेड, P माइनस जेड ब्रांचेस, P माइनस जेड ब्रांचेस ऑफ रूट locus will terminate to will terminate to infinite, will terminate to infinite in the direction of asymptote, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में p की वैल्यू क्या है 3 और z की वैल्यू है हमारी 2, तो यहाँ पे p माइनस जेड का मतलब क्या है, p माइनस जेड का मतलब क्या है, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब एक पोल कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, वन पोल विल टर्मिनेट टू इनफाइनाइट, वन पोल विल टर्मिनेट टू इनफाइनाइट, ठीक। और बाकी के दो पोल बचे, तो दो पोल कहां पे टर्मिनेट करेंगे, टू पोल्स, टू पोल्स विल टू पोल्स विल टर्मिनेट
टू जीरोस। दो पोल हमारे कहां पे टर्मिनेट करेंगे, जीरोस पे, और एक पोल हमारा कहां टर्मिनेट करेगा, इनफाइनाइट पर। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का, जहां पे ब्रांचेस, कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस जीरोस पे टर्मिनेट करेंगी, कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस इनफाइनाइट पे टर्मिनेट करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए इस डायग्राम में ये चीज समझ में आएगी आपको। देखिए यहाँ पे एक पोल है P1, एक पोल है हमारा P2, एक पोल है हमारा P3, एक पोल है हमारा P4। ठीक है, इसी तरीके से एक जीरो हमारा मान लेते हैं Z1, और एक जीरो मान लेते हैं हमारा Z2। ठीक, अब यहां पे देखिए यहां पे कितने पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इस क्वेश्चन में, 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। ठीक है, अब P माइनस जेड का मतलब क्या मैंने बताया ना, P माइनस जेड जो आएगा वो इनफाइनाइट पे जाएंगे पोल्स। तो कहने का मतलब है कि 4 माइनस टू इक्वल्स टू 2, तो दो पोल हमारे कहां पे जाने चाहिए, इनफाइनाइट में जाने चाहिए, और जो कि क्या होंगे, एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में जाएंगे। और बाकी के जो दो रिमेनिंग दो पोल्स होंगे, जो दो पोल बचेंगे, रिमेनिंग टू पोल्स विल टर्मिनेट टू जीरोस। तो दो पोल हमारे जीरोस पे जाएंगे और दो पोल्स हमारे इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा पोल ये है P1, और एक पोल हमारा ये P2। ये दोनों यहाँ पे मिले, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पे पोल्स मिलेंगे और फिर बिछड़ेंगे, ब्रेक अवे। तो ये ब्रेक अवे पॉइंट है। तो पोल्स हमारे P1 और P2 आके किसी पर्टिकुलर K की वैल्यू पे यहाँ पे आके मिले, और फिर क्या हुए, रियल एक्सिस के सिमेट्रिकली उनको मूव करना है। तो रियल एक्सिस के अलोंग मूव किया, एक ब्राउन वाले डायरेक्शन में मूव किया इस तरीके से, और एक ग्रीन वाले डायरेक्शन में इस तरीके से मूव किया। उसके बाद यहाँ पे उनको एक पॉइंट मिला जिसको बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। अगर रियल एक्सिस पे दोबारा वापस आएंगे तो इसका मतलब अब वो ब्रेक इन पॉइंट पे आएंगे, फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों पोल्स मिले, P1 और P2 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, और उसके बाद मैंने बताया इन दोनों पोल्स को कहाँ पे टर्मिनेट करना है, जीरोस पे टर्मिनेट करना है। तो ये दोनों पोल्स क्या हुए, एक पोल इधर चला गया ब्राउन वाला, और ग्रीन वाला इधर चला गया। तो दोनों पोल क्या हुए यहाँ पे, कि दो पोल्स थे और दोनों पोल्स कहाँ पे टर्मिनेट हो गए, जीरोस पे टर्मिनेट हो गए, जीरोस पे टर्मिनेट हो गए। टू पोल्स टर्मिनेट्स टू टू जीरोस आसानी से, क्योंकि जीरोस पास में थे इनके, और उसके अकॉर्डिंगली के की वैल्यू पे आने के बाद ब्रेक अवे पॉइंट से बिछड़े और ब्रेक इन पॉइंट पे आके मिल गए। ठीक, इसी तरीके से अब ये दो पोल है P3 और P4, इनके साथ दिक्कत क्या है, इनका दुर्भाग्य क्या है कि इनको जीरोस कोई मिला नहीं। तो अब इनको जीरोस मिलेगा नहीं, तो इनको एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे जाना होगा, जो कि इनफाइनाइट पे होगा। तो देखिए यहाँ पे आए ये, और यहाँ पे P3 P4 आए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ये आए ब्रेक अवे पॉइंट पे आए, और ब्रेक अवे पॉइंट के बाद ये लोग क्या हो गए, आपस में बिछड़ गए। देखिए एक इस इनफाइनाइट डायरेक्शन में चला गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में, जो कि इनफाइनाइट पे जा रहा है, और एक ब्लू वाला भी क्या हो गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे जा रहा है, जो कि क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शन पे है। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे गए और बिछड़ गए। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया किस तरीके का पोल का मूवमेंट है, कैसे पोल्स ब्रेक अवे पॉइंट्स पे मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं और रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होते हैं, कितने पोल्स इनफाइनाइट पे जाते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के डायरेक्शन पे। ये सारी चीजें समझ गए। अब समझते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैं आपको जो फंडामेंटल बता दे रहा हूँ उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो अप करिएगा, और सेंट्रॉइड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कभी भी इस चीज को गलत ना करिएगा। ठीक, तो देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है कि जितने भी एसिम्प्टोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, जितने भी एसिम्प्टोट्स बनेंगे वो एसिम्प्टोट्स आके किसी पर्टिकुलर सेंट्रॉइड पे आके मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए अगर इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, तो सपोज करिए एक एसिम्प्टोट हमारा क्या गया, इस पर्टिकुलर एंगल पे गया, एक एसिम्प्टोट इस पर्टिकुलर एंगल पे गया, एक एसिम्प्टोट सपोज करिए इस पर्टिकुलर एंगल पे चला गया, और एक एसिम्प्टोट इस पर्टिकुलर एंगल पे, तो चार एसिम्प्टोट बने।
ये चारों एसिम्प्टोट क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेंगे। तो इसका यही डिफिनीशन बता रहा है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ एसिम्प्टोट ऑन द रियल एक्सिस। ये एसिम्प्टोट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे जा रहा है, ये एसिम्प्टोट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे जा रहा है, ये एसिम्प्टोट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे जा रहा है, और ये एसिम्प्टोट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे जा रहा है। तीनों अलग अलग एंगल्स पे है, ये एक एंगल पे है, इसी तरीके से ये एक एंगल पे है, इसी तरीके से ये एंगल पे होगा, इसी तरीके से ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा। तो जहां पे सारे एसिम्प्टोट्स रियल एक्सिस पे आके मिलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं सेंट्रोइड का, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। आपको क्या करना है, समेशन लेना है, आपको समेशन लेना है रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स का, रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स, ठीक, रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स। इसको मैं रब कर देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको थोड़ा सा, जो नॉइज हल्की बहुत है उसको आप अवॉइड करिएगा। तो फर्दर मूविंग एड करते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप पोल्स माइनस माइनस रियल रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप जीरोस, ओपन लूप जीरोस, और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय P माइनस Z। रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप जीरोस। मैंने रियल पार्ट इसलिए बोला है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स पार्ट भी ले लोगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या होता है, एक माइनस पार्ट होता है, एक प्लस पार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स लेने का कोई मतलब नहीं, आप रियल पार्ट को लेके चलिए, और आप ओपन लूप पोल के रियल पार्ट ले लीजिए, और रियल पार्ट जो भी ओपन लूप जीरोस के उनको ले लीजिए, और P माइनस Z से डिवाइड करके आप सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी रखना है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी रखिए, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप जीरोस का कॉन्सेप्ट है। और अगर आप चाहें तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ किस तरीके से सेंट्रोइड निकाला जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ किस तरीके से सेंट्रोइड निकाला जाता है। तो सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और इस एग्जाम्पल में सेंट्रोइड पे बेसिकली फोकस करना है। तो आपको ये चेक करना होगा कि कितने नंबर ऑफ पोल्स आपको मिल रहे हैं, रियल पार्ट में क्या उसका वैल्यूज हैं, और ओपन लूप पोल्स के, और जीरो, जो जीरो आप निकाल रहे हो उसमें क्या उसकी वैल्यू है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा सेंट्रोइड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक, तो सपोज करिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि GS HS वैल्यू है ओपन लूप सिस्टम की, और ये एक सिस्टम है जो कि है हमारा KS+3, KS+3, SS+2। ओपन लूप सिस्टम ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि फिर बाद में हम लोग को आसानी से, क्योंकि एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग क्लोज लूप सिस्टम की जो भी उसके ऊपर है कमेंट कर सकते हैं, और राउथ एरे भी हम लोग देखेंगे आखिरी में। तो उससे वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो उसको भी हम लोग सिस्टम में ले लेते हैं। तो वहां पे भी क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज होती है, तो उसके थ्रू हमको स्टेबिलिटी की एनालिसिस के बारे में भी पता चल जाता है। तो सपोज करिए GSHS है हमारा ये, और हमको इसका सेंट्रोइड निकालना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द सेंट्रोइड। कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स बोला था, रियल पार्ट ऑफ पोल्स, जितने भी पोल्स होंगे उनका समेशन कर देना है, ठीक, रियल पार्ट पोल्स का, और माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट जो भी है जीरोस का उसको, और डिवाइडेड बाय P माइनस Z। तो रियल पार्ट यहाँ बहुत इजी सा है, कैसे निकलेगा, सम ऑफ पोल्स करेंगे, सम ऑफ जीरोस कर दीजिए, या फिर आप सीधे सीधे वैल्यू देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, एक हमारी आ रही है 0, दूसरी आ रही है -2, ये पोल्स की आ गई, और इसके बाद माइनस साइन, उसके बाद जीरोस में क्या है, हमारा एक ही जीरो है, उसकी वैल्यू क्या है -3, और डिवाइडेड बाय P माइनस Z। कितने पोल्स हैं यहाँ पे, 2 पोल हैं, जीरो कितने हैं, 1 है, तो वैल्यू आपकी सेंट्रोइड की आ जाएगी 1। सेंट्रोइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा ए। तो ये सेंट्रोइड की वैल्यू आ गई 1, तो इसका मतलब ये 1 वैल्यू आ रही है, और इस पे ही बेसिकली हमारे जितने भी एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स होंगे रियल एक्सिस पे आके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक, अब आगे समझते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के बारे में। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, उस क्वेश्चन में आप ये कैसे पता करोगे कितने एसिम्प्टोट होंगे, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐसी कौन सी हैं
जो कि इनफाइनाइट पे जाएंगी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है p माइनस जेड। तो p माइनस जेड का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, और इससे आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस विच आर मूविंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। उससे आपको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का फॉर्मूले के बारे में आप जज कर सकते हो। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ क्या फॉर्मूला एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का, इस फॉर्मूले को यूज करिएगा और आपको ये भी एंगल्स भी पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हमारे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स मूव करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो जा रहे हैं, बट किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं इनफाइनाइट पे, ये सबसे क्रूशियल है हमको किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं थीटा से, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2q प्लस 1, 2q+1 डिवाइडेड बाई p माइनस z, और इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। और q की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो q की वैल्यू हमारी क्या है, 0, 1, 2, और आप इसको बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, अब सपोज करिए, सपोज करते हैं, एक केस लेते हैं, केस हमने कंसिडर किया केस 1, कि कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, केस 1 है, उस क्वेश्चन में क्या है, सपोज करिए नंबर ऑफ पोल्स, ओपन लूप पोल्स माइनस नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस अगर देखा जाए, p माइनस जेड, ये हमारे कितने इनफाइनाइट पे जा रहे हैं। तो सपोज करिए कि मैंने सपोज किया कि पोल हमारे पास कितने हैं, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दूं। तो सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि p की वैल्यू हमारी क्या है, 3, और z की वैल्यू हमारी क्या है, 0। कोई इस तरीके का सिस्टम होगा, सपोज कर लेते हैं k अपॉन s, s+2, s+3। तो यहाँ पे क्या कोई भी जीरो नहीं है, बट पोल्स कितने हैं हमारे, 3 है। तो ये हमारे पास सपोज करिए एक हमने ले लिया GSHS ले लिया, और यहाँ पे इस तरीके का है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो इनफाइनाइट पे जा रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस मूविंग, नंबर ऑफ ब्रांचेस मूविंग टू इनफाइनाइट, नंबर ऑफ ब्रांचेस मूविंग टू इनफाइनाइट कितनी है आपकी, यहाँ पे होंगी 3। कैसे आई, p माइनस जेड की वैल्यू आपकी क्या आई, 3। तो ये क्या है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स होंगे, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स आपके कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे निकालेंगे उनका एंगल, उनका एंगल कैसे निकलेगा, तो थीटा ए निकलेगा आपका, थीटा बी निकलेगा, इसी तरीके से थीटा सी निकलेगा। क्यू की वैल्यू आपको क्या रखनी है, एक बार 0, एक बार 1, और एक बार 2। किस फॉर्मूले में रखनी है, फॉर्मूला क्या है आपका, 2q+1 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। तो जब आप q की वैल्यू 0 रखोगे, q की वैल्यू 1 रखोगे, q की वैल्यू c रखोगे, तो थीटा a की वैल्यू आपको मिलेगी, आप कैलकुलेट करिएगा। थीटा a की वैल्यू आप देखिएगा, थीटा a की वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री, थीटा b की वैल्यू मिलेगी आपको 180 डिग्री। इसी तरीके से थीटा सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 300 डिग्री। थीटा सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 300 डिग्री। इस तरीके से आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो, और मल्टीपल केसेस में आप इस तरीके से आप कोई भी कॉन्सेप्ट को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे अलग अलग वैल्यूज पे p माइनस जेड के अकॉर्डिंगली हम लोग थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी निकालेंगे। अगर p माइनस जेड की वैल्यू 2 आती है, तो आपको q की वैल्यू क्या रखनी होगी, एक बार 0 रखनी होगी, एक बार 1। और वहां पे आप एंगल देखोगे तो एक एंगल आपका शायद 90 डिग्री आ रहा होगा, दूसरा 270 डिग्री आ रहा होगा, अगर p माइनस जेड की वैल्यू 2 है। और इसी तरीके से आप केसेस देखिएगा और फर्दर आप चीजों को एनालाइज करिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। जब आप एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आपको मिल जाएगा, तब आपको करना क्या है, ये भी चीज मैं बता दे रहा हूँ। जब अगर आपको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मिल गया, तब आपको क्या करना है, तो सपोज करिए मैंने मैंने अभी आपको बताया कि 3 वैल्यूज आपको मिल रही हैं, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से वर्ड ग्राफ पेपर जो भी ले लीजिएगा, ग्राफ पेपर में आप इस तरीके से एक्सिस का डिजाइनिंग कर लेगा। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रूट्स होते हैं वो हमारे एलएचएस पे लाई करते हैं, तो आप इस तरीके से ग्राफ पेपर को सेग्रीगेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमको सेंट्रोइड ढूंढना पड़ेगा, जहां से सारे हमारे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट मूव करेंगे। तो आपने सेंट्रोइड की वैल्यू निकाल ली पहले। अब आप क्या करोगे, एक आपको प्रोटेक्टर से या फिर आपको रियल एक्सिस की वैल्यू या वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप क्या करोगे, एक एंगल आपको बनाना है, एसिम्प्टोट बनाना है इस तरीके का, डॉटेड लाइन से बना लीजिएगा इनफाइनाइट डायरेक्शन पर, और इसका वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। दूसरा है जो एंगल आपको मिल रहा था,
वो अगर आपको याद हो तो वो आपको मिल रहा है 180 डिग्री। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, वो तो उसकी डायरेक्शन क्या है, यही रहेगी, तो वो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट। तो ये जो एंगल हो गया आपका, दिस इज 180 डिग्री। लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बस मेंशन कर दीजिएगा इसको कि ये 60 डिग्री, ये 180 डिग्री है। इसी तरीके से तीसरा अगर एंगल देखेंगे तो तीसरा एंगल हमारा क्या है, तीसरा एंगल हमारा बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस के, तीसरा एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री आप यूज करिए, रियल एक्सिस की सिमेट्री के फॉर्म में आएगा। वर्टिकल एक्सिस पे जहां पे काट रहा होगा यहाँ पे, वहीं पे ये भी काटेगा, और ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल होगा आपका 300 डिग्री। दिस एंगल वुड बी 300 डिग्री। तो ये तीन एसिम्टोड्स हैं, ये तीन एसिम्टोड्स हैं, और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि P माइनस जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब है कि तीनों पोल को कहां पे जाना होगा, कहीं भी तीनों पोल आएंगे, तीनों पोल क्या करेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट पे जाएंगे, तीन अलग अलग डायरेक्शंस पे। एक पोल आपका जाएगा 180 डिग्री के डायरेक्शन पे, एक पोल आपका जाएगा 60 डिग्री के डायरेक्शन पे, एक पोल कहां पे चला जाएगा आपका 300 डिग्री के डायरेक्शन पे। ठीक, तो ये हमारा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट है और सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है। फर्दर अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जानते हैं, जो कि बेसिकली क्या है कि रीजन ऑफ रूट लोकस क्या है। क्या हमारे पास जो भी पोल्स आ रहे हैं वो रीजन ऑफ रूट लोकस को बेसिकली हम लोग उससे डिसाइड कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए कॉन्सेप्ट इसको भी समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करते हैं हम लोग जी एस इक्वल्स टू, इस तरीके के एग्जांपल है कि के एस प्लस वन, उसके बाद एस प्लस फोर डिवाइडेड बाई एस एस प्लस थ्री, और फिर एक मान लेते हैं एस प्लस एट। तो के एस प्लस वन, एस प्लस फोर, एस प्लस थ्री, एस प्लस एट। तो बना लेते हैं इनके लोकेशंस को बना लेते हैं। तो एक क्या है, एस प्लस वन पे हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो एस प्लस वन पे हमारा सपोज कर लेते हैं एक जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारा क्या है, जीरो। और यहाँ पे हमारे पास इसको लिख लेते हैं जेड। जीरो को मैं सर्कुलर पोर्शन से दिखाऊंगा, जीरो को ध्यान रखिएगा, जीरो को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे एक सर्कुलर पोर्शन से, और पोल को हम लोग दिखाएंगे क्रॉस से। ठीक है, पोल को किससे दिखाएंगे, क्रॉस से। तो एक जीरो हमारा आ रहा है जो कि हमारा z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारी इसकी वैल्यू आ रही है s इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे सर्कुलर पोर्शन से जीरो को दिखा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू है हमारी क्या हो गई, माइनस वन। दूसरा हमारा जो आ रहा है वो s प्लस फोर पे आ रहा है। तो अगर सपोज करो ये हमारा, ये हमारी वैल्यू टू हो गई, ये हमारी हो गई थ्री हो गई, और ये मान लेते हैं हमारी वैल्यू हो गई सपोज करो फोर हो गई। तो यहाँ पे दूसरा आ रहा है हमारा, और ये क्या हो गया, माइनस फोर। उसके बाद पोल्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक पोल हमारा आ रहा है ओरिजिन पे, दूसरा पोल हमारा कहाँ पे आ रहा है, माइनस थ्री पे आ रहा है। तो ये अगर वैल्यू माइनस टू है तो यहाँ पे माइनस थ्री आएगी। तो दूसरा हमारा कहाँ पे आ रहा है, माइनस थ्री पे आ रहा है। और फिर एक हमारा कहाँ पे आ रहा है, एट पे आ रहा है। तो ये अगर फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, और ये हमारा एट है। तो एक पोल हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे पास पोल्स और जीरोस की लोकेशन है। तो ये एक जीरो हमारा क्या है, Z1, इसी तरीके से दूसरा जीरो है हमारा Z2, इसी तरीके से एक पोल है हमारा P1, उसी तरीके से दूसरा पोल है P2, और तीसरा पोल है हमारा P3। ठीक, ये पोल्स हैं और ये जीरोस हैं। अब हमें ये पता करना है इन पर्टिकुलर पोल्स और जीरोस में कौन सा रूट लोकस रीजन है। अगर हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम ये जान सकते हैं कि जो भी हमारे ब्रांचेस हैं उनका मूवमेंट क्या है, क्या वो मूवमेंट हमको किसी एडजेसेंट साइड पे जाना है या नहीं। अगर एडजेसेंट साइड पे जा रहे हैं तो क्या वो रूट लोकस रीजन है या नहीं। अगर वो रूट लोकस रीजन नहीं होगा तो हम उसके दूसरी साइड पे चले जाएंगे जो कि रूट लोकस रीजन है। और इस तरीके से हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में चीजों को एनालाइज करते जाएंगे अलग अलग के की वैल्यूज में, और बहुत आसानी से लोकस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखिए कैसे इसको चेक करेंगे, तो देखिए आपको क्या चेक करना है, P प्लस जेड को आप चेक करिएगा ऑड वैल्यू आ रही है नहीं। P प्लस जेड की वैल्यू आपको ऑड आ रही है। नंबर ऑफ पोल्स प्लस नंबर ऑफ जीरोस चेक करने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स के, आप उसके राइट साइड पे देखिए P प्लस जेड की वैल्यू अगर राइट साइड पे आप किसी भी पॉइंट पे देखते हैं, राइट साइड पर अगर आप देखें P प्लस जेड की वैल्यू अगर ऑड आती है राइट साइड पे, अगर आप देखते हैं किसी भी पॉइंट, राइट साइड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट
then it shows then it shows then it shows it is the region of it is the region of root locus. इट इज द रीजन ऑफ रूट लोकस. तो यहाँ पे अगर आपने p प्लस जेड की वैल्यू ऑड आपको मिलती है राइट साइड पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो रीजन क्या होगा? रूट लोकस. तो सपोज करो एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज अ रैंडम पॉइंट. अगर हम इस रैंडम पॉइंट पे ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट है, और ये चेक करें कि ये क्या, ये जो रीजन है ये रूट लोकस रीजन है या नहीं, दिस इज अ रूट लोकस रीजन और नॉट. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा, आप चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट साइड पे देखिएगा. इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट साइड पे देखेंगे, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पोल और जीरो नहीं आ रहा है. इसके राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पोल और जीरो नहीं आ रहा. तो यहाँ पे p प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. इसका मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन आपका बेसिकली क्या है? नो रूट लोकस रीजन. ये पूरा रीजन आपका क्या है? नो रूट लोकस रीजन है. ठीक है, तो मैं आपको इसमें इरेज करके ये सारी चीजें फिर से आपको दिखाता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगे. तो कैसे हमने चेक किया कि p प्लस जेड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखिए उसके राइट साइड पे अगर p प्लस जेड की वैल्यू आपकी ऑड आती है तो वो रूट लोकस रीजन है, अदरवाइज वो रूट लोकस रीजन नहीं है. तो ये एक पॉइंट पे हमने चेक कर लिया, तो इससे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रूट लोकस रीजन नहीं है. तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो रीजन है पूरा यहाँ से लेकर ये रीजन, ये क्या है? NRL, नो रूट लोकस रीजन. आप इस जगह पे इन दो Z1 और P1 के बीच में देख लीजिए, Z1 और P1 के बीच में देख लीजिए, तो हमने सपोज करिए यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया, दिस इज अ रैंडम पॉइंट. हमने यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लिया, कुछ भी ले लीजिए कोई मतलब नहीं, बस आपको चेक करना है कि रीजन Z1 और P1 का जो बीच का रीजन है क्या ये रूट लोकस रीजन है या नहीं, बस ये चेक करना है. तो कैसे चेक करेंगे? रैंडम पॉइंट ले लिए, इस रैंडम पॉइंट के अक्रॉस अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप p प्लस जेड की वैल्यू देखेंगे, अगर ऑड आती है राइट साइड पे, p प्लस कितने नंबर ऑफ पोल्स, कितने नंबर ऑफ जीरो, तो p प्लस जेड की वैल्यू आपकी देखिए खाली p1 ही आ रही है, ये क्या है? 1 है, ये बेसिकली क्या है? ऑड है. तो इसका मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा क्या है? रूट लोकस रीजन है. तो ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे आपने हाथ रखा, ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा? रूट लोकस रीजन. तो आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए, उसके राइट साइड पे देखिए नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ जीरोस को ऐड करिए. क्या नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस अगर ऑड आते हैं तो सिस्टम, आप कह सकते हैं कि वो रीजन क्या है? रूट लोकस रीजन. तो इसका मतलब जो भी ब्रांच होंगी इस पर्टिकुलर जोन से गुजर सकती हैं, बट एनआरएल से नहीं गुजरेंगी. इसी तरीके से यहाँ पे चेक कर लीजिए P2 और Z1 के बीच में, तो P2 और Z1 के बीच में अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो Z1 P1 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर पे 2 आ जाएगा, तो ये रीजन क्या हो जाएगा? NRL, नो रूट लोकस रीजन. इसी तरीके से Z2 और P2 के बीच में देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो 3 हमारे पास आ रहे हैं, P2, Z1 और P1 ऑड आ रहा है, तो ये जो रीजन हमारा हो जाएगा, दिस रीजन वुड बी रूट लोकस रीजन. इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे तो ये रीजन क्या हो जाएगा? NRL. तो बस आपको क्या चेक करना है? p प्लस जेड चेक करिए, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस. अगर ऑड वैल्यू आती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे और वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी पोल्स या किसी भी जीरोस के बीच में आता है, तो अगर ऑड आ रही है वैल्यू तो वो रीजन क्या हो जाएगा? रूट लोकस रीजन हो जाएगा. और यहीं से ब्रांचेस गुजरेंगी और नो रूट लोकस रीजन से ब्रांचेस नहीं गुजरेंगी. तो आप बहुत एक सीधे सीधे गेस मार सकते हो कि आपके जो पोल्स का मूवमेंट है या जीरोस का मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा और किस डायरेक्शन में होगा. राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि एक साइड उसका क्या होगा? एनआरएल होगा और दूसरा साइड क्या होगा? उसका आरएल होगा. तो डेफिनेटली आरएल से ही मूव करेगा और रूट लोकस बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो. तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका रीजन ऑफ रूट लोकस का. ठीक है, और अब अगले सेगमेंट में जो पार्ट 2 होगा, आज इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अगले सेगमेंट में मैं आपको एंगल ऑफ डिपार्चर के बारे में बताऊंगा, ब्रेक अवे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, ब्रेक इन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, और राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं. इन चारों पॉइंट्स को कवर अप करेंगे और फिर हम अब उसके नेक्स्ट सेगमेंट में पार्ट 3 में एक न्यूमेरिकल लेंगे और रूट लोकस आसानी से ड्रॉ करेंगे. तो आशा करते हैं कि ये आपको जो भी सेक्शन है आपको समझ में आया होगा. ये वीडियो गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा. आप वहां पे इसको देखिएगा, यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी हमको रेमेडियल क्लासेस लेनी होगी तो वो भी मैं ले लूंगा और आपके जो भी फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. और प्लीज जो भी डाउट हो, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट भी करिएगा. ठीक है, अपने नाम और रोल नंबर के साथ.